अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, आज लेक्चर है लेक्चर नंबर 57, लेक्चर नंबर 57। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया था, उसको जरा देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन, क्वालिटी प्रोडक्ट्स डील्स इन वेरियस गुड्स। देखें जी, इसमें देखें उसने ट्रांजैक्शन वाइज हमें डिटेल दी हुई है, ट्रांजैक्शन वाइज उसने हमें डिटेल दी हुई है। अच्छा, जिसमें उसने डेट वाइज या ट्रांजैक्शन वाइज डेटा दिया हो वो परपेचुअल सिस्टम होता है। कौन सा? आगे मेथड वो खुद बताएगा किस मेथड के मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा देखें जरा, कहता है जी, ये डिस्क्रिप्शन है, ये यूनिट्स हैं, ये सेल या परचेज प्राइस है। सेल प्राइस याद रखिएगा हमारे लिए इररेलेवेंट है, हमारे लिए क्या है? परचेज दी है 15,000 यूनिट्स की और पर यूनिट रेट कितना है जी? सेल है जी 18,000 यूनिट्स की और बिके कितने, और कितने पे बिके? 210 पे। हमने इसका कुछ भी नहीं करना। अच्छा जी, इसमें ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है? हाँ, वरना तो देखें ये तो गड़बड़ है ना, 15,000 यूनिट से 18 कैसे बिक सकते हैं। अच्छा भाई, परचेज दोबारा कर ली। अच्छा याद रखिएगा, आपको पहला रेट कब कैलकुलेट करना पड़ेगा वेटेड एवरेज? जब आपने ये परचेज की 6 जनवरी पे। ऐसे ही है भाई, 6 जनवरी पे क्या कर ली? साथ साथ सोल्यूशन भी देखते जाएं। देखें जी, ये बैलेंस आ रहा था, ये बैलेंस था, क्या था? फिर दोबारा परचेजेस कर ली, क्या कर ली? ये 2250 प्लस 1480 करें जरा और डिवाइड कर दें टोटल यूनिट से। 25,000 यूनिट्स बनते हैं ना, 15,000 परचेजेस वाले और 10,000 कौन से वाले भाई? ओपनिंग वाले। कितने बनते हैं भाई? तो वेटेड एवरेज ये आ जाएगा। इधर तक बात समझ आई आपको? आगे भाई सेल्स हो गई, आगे क्या हो गई? कितने यूनिट सेल हुए? 18,000। तो भाई 25 में से 18 गए, कितने क्लोथिंग स्टॉक रह गया? क्लोथिंग स्टॉक यूनिट से फौरन निकल आएंगे ना। और भाई ये यही रेट इधर आ जाना है, इतने पे पड़े हुए हैं। सही है। अगली बात कहता दोबारा यूनिट्स परचेज कर लिए। दोबारा क्या भाई? एक आपके पास ये वाला डेटा है 1044,400, ठीक है, प्लस कर दें ये वाली कॉस्ट, ये जो परचेज की कॉस्ट है। आप देख लें 160 पे परचेज किए हैं, ये देख लें बेशक, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें आपने इसको पकड़ना है, इसको प्लस पकड़ें 2080,000, इसको पकड़ें, दोनों को प्लस कर दें, दोनों को प्लस करें, शाबाश। 3124,400 और डिवाइड कर दें यूनिट्स के साथ, डिवाइड करें 7,000 ये वाले और 13,000 ये, 20,000 यूनिट से करें 156.22 आ जाएगा। आगे आगे जी परचेज रिटर्न। देखें अगर कुछ भी ना बताया होता तो हम क्या करते, ये वाली जो परचेज रिटर्न है 1000 की, हम इन्होंने क्या किया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 150 किया हुआ है। अगर ये कुछ भी ना बताया होता हम इधर 150 की जगह किससे मल्टीप्लाई करते? 156.55। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ इंशाल्लाह, इसी से जो आया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया? आप देखें ये उसने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई ये जो यूनिट्स आपने रिटर्न किए, ये उस ऊपर वाले ये जो परचेजेस किए ना, वो वाले यूनिट्स हैं। कौन से वाले यूनिट्स हैं? ठीक है, आपके पास 3 तरह की परचेजेस पड़ी हुई हैं, एक 150 पे, एक 160 पे और एक 148 पे। तो उसने खुद बता दिया कि आपने जो रिटर्न है वो कौन से वाले यूनिट्स की है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह करना था भाई, मिसाल के तौर पे ये करना था आपने, ये आपके पास आ रहा है 3124,400, ठीक है जी। अब 1000 यूनिट्स जो हैं वो आपको इधर तो आ जाएंगे 19,000, कितने आ जाएंगे? अब इधर रेट क्या आएगा, ये मसला है। ये क्या है? ये मसला है भाई। आप जरा ना इसे 150,000 को माइनस करके देखें कितना आता है। 2974,000, 2974,000, 19,000 यूनिट्स आ गए और इसको जरा डिवाइड कर दें इसके साथ 54 के 3, ठीक है, ये इस तरह है, ठीक है। और याद रखिएगा पेपर में इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं आती, 2 ट्रांजैक्शंस होंगी मैक्सिमम, एक ओपनिंग स्टॉक होगा, 2 ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है। इतना ज्यादा डेटा नहीं आता। अगर परचेज रिटर्न आई भी तो एक परचेज रिटर्न होगी, फिर एक क्या कहते हैं ओपनिंग स्टॉक होगा।
या परचेजेस होंगी, सही है। अच्छा जी, इसलिए ये पता चला हमने 150 से मल्टीप्लाई क्यों किया। हाँ जी, हमने 150 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये पता चल गया आपको। भाई अब छुट्टियां क्यों की, पहले मुझे ये बताओ, रिकॉर्डिंग में जानी दो ये वाली बात, क्यों छुट्टियां की आपने, क्या काम था। पहले भी तुम छुट्टियां करते रहे हो, सेशन भी तुमने लेट ज्वाइन की है, नहीं रहा था सीए करने का, मुझे बताओ इस तरह हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो फिर देख लेते हैं कैसे होता, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। सीए डिसाइड कर लो आज इधर खड़े होके, सीए करना है या नहीं करना, करना है। नेक्स्ट छुट्टी हुई ना कोई तो भाईजान फिर मैंने क्लास में नहीं बैठने देना, ये मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं सबके सामने, ठीक है। और ये मेरे पास ये महफूज रहेगा, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये मेरे पास रहेगा इंशाल्लाह, मैं लिख देता हूं मैं इधर। ये आपको छुट्टी नहीं होनी चाहिए क्लास में कोई भी, बैठे। ये अब लास्ट टाइम है, होमवर्क करके नहीं आना, कैलकुलेटर आपने ओपन नहीं कर, रजिस्टर आपने ऊपर नहीं करना क्लास में। आप मैं इधर लिखूं नीचे, अच्छा जी। फिर उसके बाद भाई, उसके बाद दोबारा बताएं कितनी सेल्स होगी 12,000 यूनिट्स की, कितनी, तो भाई पीछे कितने यूनिट्स बचे, 7,000, कितने बच के भाई, 7,000 यूनिट्स बचे। आप वो जो 15655 है ना, ये जो ऊपर रेट आ रहा है आप इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसे कोई मसला नहीं है। 0.1 या एरर, ये एरर नहीं होता, ये राउंड ऑफ है, क्या है, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप 156.55 से मल्टीप्लाई करें, कोई मसला नहीं, 54 को छोड़ दें आप। उन्होंने क्या किया, ये आ गया, उन्होंने इसको डिवाइड करके ये रेट निकाल लिया, आप ना करें, आप 156.55 करें, 1097 आ जाएगा, मैक्सिमम 96 आ जाएगा। हाँ जी, तकरीबन यही आ रहा है। आगे आ जाए, आगे ड्राइंग्स हो गई हैं, क्या हुई हैं, ड्राइंग के साथ अगर कोई उसने स्पेसिफिक अमाउंट लिख दी कि इतने इस रेट पे हो रही हैं, फिर हमें उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो, लेकिन हमने तो नहीं किया, हमने तो ये वेटेड एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और फिर इसको इधर से माइनस कर दिया। क्यों ऐसा नहीं किया भाई, देखें उसने ड्राइंग के साथ कोई अमाउंट लिखी हुई है पर यूनिट, जी जी। मैंने आपको एक बात बताई है, सेल प्राइस को हम इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं, हमने निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। सेल तो आ जाती है ऊपर रेवेन्यू में, हम तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो सेल का तो कहीं तुक ही नहीं बनता इस पूरे लेजर कार्ड में जो मैंने बना के दिखाया था, सेल कहीं भी नहीं आनी। सेल को लिख लो अपने पास, सेल को अगर वो कह दे ना भाई बताएं रेवेन्यू, अगर वो कहते प्रॉफिट कितना आ रहा है जीपी, हाँ फिर सेल रेलिवेंट है, फिर सेल रेलिवेंट है। क्यों, इससे आएगा रेवेन्यू, लेस क्या आ जाएगा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल आपको कहे जी कि इतने यूनिट्स बिके हैं, 10,000 यूनिट्स जो थे वो क्या उसका नाम है सेल हो गए 150 210 रुपए पे, 2,10,000 आपके पास रेवेन्यू आया। कहता है जी इसकी कॉस्ट ऑफ सेल बताएं, कहता है जी 10,000 यूनिट्स बिके और वो तकरीबन 140 पे बिक गए, 140,000 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब आपके पास रेलिवेंट होगा रेवेन्यू, क्योंकि जीपी निकालना ना 70,000 जीपी आ जाएगा, ठीक है। अब लिख लो अपने पास, सेल क्या है, इररेलेवेंट है, सेल्स की प्राइस क्या है, इररेलेवेंट है। अच्छा जी, अब देखें भाई ये दोबारा परचेजेस की, बताएं दोबारा परचेजेस करने से क्या होगा, शाबाश, रेट वेटेड एवरेज रेट चेंज हो जाएगा। एक आपके पास रेट आ रहा है 782,720 प्लस आपने 1.4 मिलियन को करना है, ठीक है। ये आपके पास टोटल परचेजेस आ गई, डिवाइड कर दें ये वाले 5,000 यूनिट से और ये वाले 10,000 यूनिट, ये 15,000 हो गए ना, ये वाला रेट आ जाएगा आपके पास। अगला सवाल फिर मेरा ये है, ये हमने वेटेड एवरेज के साथ ही, अच्छा भाई शॉर्टेज हो गई, यूनिट्स कम हो गए, चोरी हो गए होंगे या कुछ और हो गया होगा, कुछ लाभ आया होगा, या क्या उसका नाम है आग लगी होगी, यूनिट शॉर्ट हो गए,
थेफ्ट हो सकता है ना, चोरी भी हो सकती है। मुझे बताएं जब शॉर्टेज हो गई है तो यूनिट्स कम होंगे या बढ़ेंगे? कितने रह गए? 14,200। अच्छा मुझे बताएं ये 145.51 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई? और मेरे पास कोई देखे ना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस तो है नहीं, किसके साथ मल्टीप्लाई करूं बताएं? हाँ जी, तो फिर जो वेटेड एवरेज रेट है उसी से मल्टीप्लाई करूंगा ना। सही है। अगर बता देता शॉर्टेज उन वाली परचेजेज में से हुई है तो फिर उसकी बात मान लेता मैं। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास क्या आ गया जी? क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब जरा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। आपने एमसीक्यूज ले लिए? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें जी, 21 नंबर। ये इधर से देख लें, 21 नंबर सॉल्व करके दिखा दें। जल्दी कर लें, जल्दी, शाबाश भाई। पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मेथड बताएं कौन सा है भाई? इससे ज्यादा क्या जूम करूं? पीरियोडिक मेथड है, पीरियोडिक सिस्टम है और वेटेड एवरेज मेथड है जी। बताएं, शाबाश। कहता क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दें। स्टेप नंबर 1 बताएं मुझे, स्टेप नंबर 1 बताएं। स्टेप नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बता दें। बताएं शाबाश, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बताएं। नौ 900 यूनिट्स ओपनिंग के हैं। कैलकुलेटर पकड़ लेना, कैलकुलेटर। 1000 परचेज 1900 हो गए भाई। माइनस कर दे 1250। देखो शराब, इसने सेल है, सेल के साथ सेल प्राइस नहीं दी हुई। क्यों नहीं दी? दे भी देता तो हमने यूज नहीं थी करनी। नहीं, ये बताए ना कितने आगे, तो कितने आगे? अच्छा चुप हो जाए, चुप। 650 आगे। 650 में 600 ऐड करें यूनिट्स। 1250 में से 550 फिर माइनस कर दें। स्टेप नंबर 1 का जवाब बता दें। 750 यूनिट्स आगे। स्टेप नंबर 2 का जवाब बताएं। स्टेप नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करते हैं? रेट करते हैं पर। जी मुझे बताएं जरा, पीरियोडिक के अंदर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट? टोटल परचेजेस, इसमें ओपनिंग स्टॉक भी आता है। डिवाइड कर देना टोटल अवेलेबल यूनिट्स के साथ। जी बताएं। सबसे पहले 900 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4500। जी 4500 प्लस इसके यूनिट्स कितने हैं? 900। ऐसे ही है जी। फिर आ जाएंगे 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई करें 6 के साथ। जी बताएं। ऐसे ही है। आगे आ जाएं। कहता है जी 600 यूनिट्स को, 600 यूनिट्स का रेट कितना है? 7। कितना है? 4200। इसके यूनिट्स बता दें। जी मुझे रेट बता दें। रुपीस कितना? रुपीस 5 पर यूनिट। अब देखें जी, स्टेप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। बस जवाब आ गया। ठीक है जी, आ गया जी जवाब। जी अब आ जाएं, अब मुझे कैलकुलेट करके दें आप। ये 24 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेट कर दें मुझे।
भाई ये 24 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेट कर दो। एन ऑर्गेनाइजेशन हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 35,000 यूनिट्स एट द रेट 3.5, कहता है ड्यूरिंग द मंथ इट हैड परचेजेस ऑफ 40,000 यूनिट्स एट द रेट ₹5 पर, कहता सेल्स कितनी है, कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अब गौर से आंखें खोल के, क्लोथिंग स्टॉक नहीं पूछ रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ रहा है। कहता ड्यूरिंग द मंथ इफ द एंटिटी यूजेस कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री, बताएं जरा शाबाश, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी? जी जी है, एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल में भी था, सेम कर लिया आप लोगों ने, ये कर लिया आप लोग, होमवर्क में था। चले बता दें कैसे सॉल्व किया, बताएं शाबाश। एक 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 इधर से बताए कोई, इधर से बताए कोई। हाँ जी, कैसे सॉल्व किया बताओ। स्टेप नंबर 1, सीधी सी बात है, स्टेप नंबर 1 कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ना, सीधी सी बात है। सेल कितने यूनिट्स किया? 50,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो उसी की होगी ना, 50,000 यूनिट्स आ गए जी। स्टेप नंबर 2 में अब रेट को कैलकुलेट करना है। अब बताएं रेट कैसे कैलकुलेट होगा? देखें जी, रेट ऐसे कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई बाय 3.5 पर यूनिट, आगे शाबाश, मल्टीप्लाई बाय जी। अब भाई ये है 35,000 यूनिट्स, ये कितने हैं? अच्छा जी, बोले शाबाश। टोटल यूनिट्स आ गए 75,000, कितने? रेट बता दें मुझे। 4 पर, इसको तरह मल्टीप्लाई करें इस रेट को स्टेप नंबर 1 के साथ, क्या जवाब आता है? आ गया जी। चलें क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करके दिखाएं। देख लें जी, ये मेथड कौन सा नजर आ रहा है आपको? अच्छा वैसे ना ये FIFO के अंदर तो मसला ही नहीं है ना, FIFO के अंदर, लेकिन इस तरह पूछा जा सकता है कि बताएं ये जो आपको मेथड नजर आ रहा कौन सा है, तो जवाब क्या देंगे? उसने ट्रांजैक्शन वाइज डेटा दिया हुआ है जी, शाबाश। स्टेप नंबर 1 बता दें। हाँ हाँ, फिर चैलेंज नहीं करते एग्जामिनर को। हाँ भाई देखें, बात सुने, परपेचुअल और पीरियोडिक में अगर FIFO है, जौन सा मर्जी सिस्टम है, अगर तो FIFO जवाब तो सेम आएगा, वेटेड एवरेज में कैलकुलेशन चेंज होती है। पीरियोडिक के अंदर टोटल को पकड़ कर, टोटल अवेलेबल यूनिट से, टोटल परचेज कॉस्ट को, जिसमें ओपनिंग भी शामिल होती है, डिवाइड कर देते हैं टोटल अवेलेबल यूनिट से। अवेलेबल यूनिट्स नहीं, अवेलेबल कौन से वाले? ओपनिंग भी ऐड करना है इसके अंदर। अच्छा जी, और जो परपेचुअल है उसमें ध्यान से देखना कितनी दफा परचेज हुई, हर नई परचेज के साथ रेट को अपडेट करना है, ठीक है? अच्छा भाइयों जल्दी करें, जल्दी शाबाश। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट कर दें। हाँ 50 यूनिट्स आपके पास हैं, 120 परचेज किए, 170 हो गए, 65 सेल कर दिए, कितने? 105 रह गए। 105 में 45 यूनिट्स ऐड कर दें, 150 में 100 माइनस कर दें, 50 रह गए। स्टेप नंबर 1 का जवाब बता दें। अच्छा देखें, मेरी तरफ से ना जिसने लेजर कार्ड बनाना है बना ले, मुझे कोई इशू नहीं है, बना ले लेजर कार्ड। लेजर कार्ड बना के भी देखें जरा, और इस तरह करके भी देखें, आपको 6 से 7 मिनट आपके सेव होंगे, ठीक है? अब जिसका दिल करता है ना सर नहीं वो तो लेजर कार्ड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें भी आप भी लेजर कार्ड से सॉल्व करें, मुझे तो कोई मसला नहीं है, जैसे आपका दिल करता है कर लें। मैं तो इसी तरह सॉल्व करवाता हूं भाई जी। स्टेप नंबर 1 का जवाब बताएं। 50। अब सवाल क्या है, उसने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछी है ना,
इसका क्या मतलब है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का? क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट पूछी। अब स्टेप नंबर 2 बताओ क्या है? रेट कैलकुलेट करना। अब जरा गौर से देखना है, यूनिट्स कितने बचे हुए हैं। अब मुझे बताएं 50 यूनिट्स बचे हैं, ट्री बना लें, कितने यूनिट्स बचे हैं, किस में से बचे हैं देख लें। रुकिएगा मुझे समझाने दें। देखना ऐसे जज करते हैं, देखना। अब ये स्केच माइंड में बिठा लें, जज कैसे करते हैं। 50 यूनिट्स बच गए। अच्छा जी, हाँ ये रही लेटेस्ट वाले। ठीक है भाई, ऐसे जाना, ऐसे लेटेस्ट वाले। हाँ 50 यूनिट्स बचे, 100। हाँ 45 तो भाई इसमें से हैं, 45 इसमें से हैं। अच्छा भाई, तो इसका मुझे लिखने नहीं देना, मुझे याद भूल जाता है, मुझे ना याद भूल जाती हैं चीजें, लिखने दे मुझे। 45 यूनिट्स हैं एट द रेट 67। बच्चों ने क्या करना है, यूनिट 67 कर देनी है, क्या उसका नाम है, रुपीज, इसे लिख देना। चलें खैर, आप इधर तो आपके नंबर नहीं कटते ना, इधर कौन सा कैलकुलेट करके दिखाना है उसे जी। फिर कितने यूनिट्स बचे? अच्छा जी 60, हाँ 5 इसमें से होंगे, 65। ठीक है जी, 5 इसमें से एट द रेट ₹60 जी। अब देखें जी, इसका रेट लहदा, इसका रेट लहदा, बताएं ये कितना आता है? 3015। इसका बताएं 325। अब सुन लो बेटा, सुन लो, अब गलती पता क्या करनी है, ऐड करना ही नहीं है, ऐड नहीं करना, बस इसको देख कर टकाटक जवाब लगा देना जी 30। भाई देखो, आंखें खोल के देखो, ये ट्री बनाने का मकसद ही ये है कि चीजें आपके सामने हो, सामने के 50 यूनिट्स हैं, 45 ये, 5 ये, दोनों को भाई ऐड करना है, फिर 50 यूनिट्स बचेंगे। बताओ 34। ये है क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है? हाँ जी, मुश्किल है ये। ट्वेंटी 28 नंबर सॉल्व करके दिखाएं मुझे। अच्छा रहने दें, ये तो मेरा ख्याल मैंने उस पर, ये तो कल ही करवा दिया। ये नहीं हुआ शायद, ये भी हुआ है, ये भी सेम ही है। नहीं, कुछ तो ट्विस्ट होना है, ऐसे थोड़ी दिया मैंने। अच्छा, ये परपेचुअल है और ये, अच्छा इन दोनों का रेट सेम आएगा, मेरा ये ख्याल है। वजह बताओ, दोनों का रेट आप करके देख लें, वजह बताएं। कल मैंने आपको ना एक लाइन बताई थी, मैंने कहा था दोनों का रेट सेम आएगा। ये क्वेश्चन दोनों तरह के आपके सामने आएगा। क्यों सेम आएगा? तो ये उसूल बन गया। फिर ये उसूल प्रूव भी कल करवा दिया था शायद मैंने, इधर से भी हो जाएगा। इसका रेट मेरे ख्याल 143.7। अच्छा जी, और देखने दें क्वेश्चन। ये आसान है, एट टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, ये आप कर लेंगे एमसीक्यू सारे। ये 55, ये 55, 56, 57। भाई ये वाले जो एमसीक्यूज है ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। 5 के अंदर तो जवाब सेम आना है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना, 5 में मैंने एक ट्विस्ट दिया हुआ है। एक में मैंने सेल जो है वो स्पेसिफिक कर दिया कि इसमें से सॉरी, एक रिटर्न है, सेल रिटर्न है, वो मैंने बताया कि इसमें से हो रही है। ये इधर देख लीजिएगा, एज्यूम रिटर्न हैज बीन मेड फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक, ये 5 के अंदर। इधर आ जाए, 5 भी होगा कहीं, ये 5 है। एज्यूम रिटर्न हैज बीन मेड फ्रॉम द परचेजेस मेड ऑन, अब ये मैंने स्पेसिफिक कर दिया। हाँ, ये अब आप नहीं करना, जवाब सेम आना था, लेकिन मैंने चूंकि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, अब उनको आपने फॉलो करना। वैसे अगर मैं कुछ भी ना बताता, शाबाश, तो पहले वाले में से रिटर्न होनी थी। ठीक है,
चाहे परचेज हो चाहे सेल्स हो, रिटर्न किस में से होनी है? फाइफो के अंदर assumption ही है, सही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड एवरेज में मुझे बताएं जवाब सेम आएगा? अगर इश्यूएंस हुई तो जवाब सेम। ये अब आपने सॉल्व करने हैं जी 55 से लेके 59 तक, और सॉरी 58 तक, ठीक है जी। अच्छा भाई ये आसान है, असाइनमेंट है उनके पास, ले लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे ना एक चीज छोटी सी समझा लेने दें, पीरियड, अच्छा ये मुश्किल है, मुझे बताएं कैलकुलेट हो जाएगा? जरा 1 मिनट अहमद भाई रुकिएगा। अच्छा भाई देखें, ये मैंने ना एक एग्जाम टिप लिखी हुई है, पेज नंबर, इधर देखिए उधर से बताता हूं, पेज नंबर 5 पे ना एक एग्जाम टिप लिखी हुई है, इफ इन केस इफ रेट इज अपडेटेड जस्ट वंस इन अ क्वेश्चन, यानी रेट सिर्फ एक दफा अपडेट हो रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक होगा और एक परचेज होगी, या फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, 2 परचेजेज होंगी, सही है। कहता है देन इन एफको मेथड बोथ इन पीरियोडिक एंड परपेचुअल सिस्टम, कहता है फिर एफको मेथड है ना, अगर जौन सा मर्जी सिस्टम है, क्लोजिंग स्टॉक जो है और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों क्या है, दोनों मेथड दोनों सिस्टम में सेम आएंगी। वजह क्या है? वजह ये है आपके पास एक रेट है, इश्यूएंस हुई नहीं, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक उसी रेट पे पड़ा होगा। आपके पास एक रेट है, एक रेट है, इश्यूएंस हो गई, मिसाल के तौर पे 10,000 यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं, सही है जी, उसका वेटेड एवरेज निकला जी 150, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने पे आ रहे हैं आज? 150,000। आपने इश्यूएंस कर दी 5,000 यूनिट्स पे, तो भाई 5,000 यूनिट्स पे मल्टीप्लाई 150 से करोगे ना, तो 75,000 हो जाएगा। फिर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 5,000 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 150 से करोगे। भाई तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर एक रेट है, एक रेट है सही है भाई, एक दफा रेट को अपडेट किया और इश्यूएंस नहीं है, वो तो आपको पता है पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल, वेटेड एवरेज से स्टॉक सेम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल तो होगी नहीं इस क्वेश्चन में। दूसरी बात, अगर एक दफा आपने रेट को अपडेट किया और एक ही इश्यूएंस है, एक ही इश्यूएंस है, सही है, या 2 भी हो जाए मसला नहीं है, अब जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो किस पे पड़ा होगा? जो आपने ऊपर रेट कैलकुलेट किया है। हाँ, अब दोबारा जब आप परचेज करेंगे अब रेट दोबारा अपडेट होगा, अब मसला मसाइल आएंगे, ठीक है। तो ये बातें याद रहेंगी, छोटी छोटी याद रहेंगी ना, ये तजर्बे करके लिखी हुई हैं सारी, ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया और लिख दी है या आपको अगर पेपर में आता है तो आपने बस टिक लगाने वाली बात करनी है इंशाल्लाह उधर, सही है भाईजान। अच्छा जी, अब ना मुझे जरा थोड़ा आप ये समझा लेने दें, पीरियोडिक में और परपेचुअल सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। देखें डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक सिस्टम, कहता बैलेंस इज अपडेटेड आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, ये परपेचुअल है, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे परपेचुअल है, राइट हैंड साइड पे क्या है? कहता जी बैलेंस अपडेट होता है परपेचुअल में हर ट्रांजैक्शन के बाद, ऐसा ही है। लेजर कार्ड बनाया था, इसमें लेजर कार्ड, इसमें तो आपके पास बैलेंस को कब आपको पता चल रहा होगा? पीरियोडिक पीरियड एंड पे। कॉस्ट ऑफ सेल रेडीली अवेलेबल किस में होती है? इसमें कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल एंड पे चलती है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस। अच्छा मेरी बात सुने, आज तक जो हम फॉर्मेट बनाते आए हैं ना, सुनिएगा ये बात अहम करने लगा हूं अब, ये बात क्या है? अहम बात होने लगी है ये वाली। परपेचुअल के अंदर ये क्या है? ये स्पेलिंग है ना परपेचुअल। अच्छा जी भाई ये है जी सेल्स, ये क्या है? परपेचुअल के अंदर बनी बनाई खीर मिल जाएगी हमें, कहां से मिलेगी? लेजर कार्ड से। कहां से? लेजर कार्ड से। कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी ना 80,000, कहां से आया? लेजर कार्ड से। ये आपके पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां से आया? थ्रू वो जो लेजर कार्ड नहीं था बनाया जी। आपको ये किस तरह आपके पास एक ही अमाउंट आ गई, कैसे पता चला? भाई हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट नहीं थी होती। अच्छा तो फिर एक बात का जवाब तो दें कि आपने पीरियोडिक सिस्टम में
पीरियोडिक सिस्टम में भाई सेल्स हैं, क्या है 1 लाख की, ये तो सेम ही रहनी ना। हाँ जी, हम आज तक जो फॉर्मेट बनाते आए हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंप्रीहेंसिव इनकम का, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये नेट से आती हैं, कैरेज इन और वो सारी चीजें। बताएं भाई इधर, शाबाश, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर रहा हूं बस जी। ये किसके लिए होती हैं भाई, इधर खुद कैलकुलेट करना पड़ता है सब कुछ आपको, इधर बनी बनाई खीर नहीं मिलेगी। इधर पहले ही मेहनत कर लिया भाई अगलों ने, उन्होंने लेजर कार्ड बनाया, बड़ी एफर्ट्स करने के बाद उन्होंने कहा भाई हमने इतनी एफर्ट की है, आप बस बनी बनाई खीर नहीं ले, ठीक है। इधर फिर आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ये आज तक जो हम बनाते आए हैं फाइनल अकाउंट में, सॉरी क्या उसका नाम है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस में, ये वाला फॉर्मेट बनाते आए हैं। ये कौन से वाला फॉर्मेट है, सही है। अच्छा भाई ये समझ आ गई अब आपको। कहता है अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आपको किसी चीज का पता होता है, एक तो है ना आप, एक है भाई एक बंदे को पता है फलां चीज का ये फायदा है, सही है, तो उसको उससे फायदा उठा लेना चाहिए। एक बंदा उस बेचारे के, उसको पता है फायदा है इसका, लेकिन उसके पास वो चीज ही नहीं है, उसके पास वो, तो वो उससे फायदा नहीं उठा सकेगा ना, वो उससे फायदा नहीं उठा सकेगा। अब मुझे बताएं ज्यादा अच्छी बात कौन सी है, अब आपने खुद बताना है। सेल की एंट्री करने के साथ ही ज्यादा अच्छी बात कौन सी है। मिसाल के तौर पे आपको ना पैसे आए कहीं से, आपने खर्चा कर लिया, आपने क्या किया, अब बताना अच्छी बात कौन सी है। खर्चे को फौरन रिकॉर्ड कर लेना, यहां देख लेते हैं बाद में, ताकि बाद में पता तो चले ना जब हिसाब किताब करना है। लेकिन ना पता, अच्छी बात तो यही है, लेकिन अब इसको लिंक करते हैं किसके साथ, परपेचुअल और पीरियोडिक के साथ। मुझे बताएं किस वाले सिस्टम में खर्चा आपको पता चलता रहता है वक्त के साथ साथ। शाबाश, कैसे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल का पता चलता रहता है ना आपको साथ साथ। पीरियोडिक में ये फिर क्यों खप रहे हैं, अगर पता होता तो वो तो पीरियड एंड पे पता चलेगा। तो भाई जब आपको पता है कि खर्चा इतना है, इस सेल पे इतना खर्चा आया, तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री ना कर दें, एक्सपेंस की एंट्री ना कर दें, कर देनी चाहिए भाईजान। कहता अगर आप सेल की एंट्री क्या, डेटर डेबिट या कैश या बैंक डेबिट, और सेल्स खर्चे की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस कौन से वाला, कौन से वाला, इन्वेंट्री क्रेडिट। अभी इन्वेंट्री को क्रेडिट क्यों किया मैं समझाता हूं, आप समझाता हूं हाँ, लेकिन मैं बताता हूं, इसका भी बताता हूं। पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें पहले भाई। परपेचुअल सिस्टम के अंदर 2 अकाउंट्स रेलिवेंट हैं। कितने अकाउंट्स रेलिवेंट हैं, एक इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है। परपेचुअल सिस्टम के अंदर कौन सा अकाउंट बनता है भाई, इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है। किसका, इधर बीडी आता है, इधर सीडी आता है। इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते नहीं, इन्वेंट्री एसेट है, एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग होता है। इधर जो भी परचेजेस होंगी, इधर उसकी आनियां, और इधर परचेजेस हुई तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, आनियां। परचेज रिटर्न हुई तो जानियां, ड्राइंग्स हो गई जानियां, शॉर्टेज हो गई जानियां, चैरिटी में फ्री सैंपल में चीजें दे दी। कौन सा अकाउंट बनेगा, आपने सेल कर दी, आपने क्या कर दी, आपने क्या कर दी। अच्छा सेल भी तो इश्यूएंस ही है ना, अगर सेल हो गई इन्वेंट्री क्या होगी, सुनना खर्चा, जारी बात है खर्चे वाली बात ही है ना। आपने चीजें सेल कर दी, मिसाल के तौर पे एक्सपेंस का अकाउंट है ना, ये डेबिट और ये, बताएं एंट्री क्या होगी, आपने भी खुद ही बताया सर जी, सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट या कैश या बैंक डेबिट। खर्चे की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट, चूंकि इसमें बनता ही ये वाला अकाउंट है। परचेजेस का अकाउंट परपेचुअल के अंदर
वो सारी इधर ही आनी है, इधर रिकॉर्ड हो रही होती हैं, ठीक है। आप कहेंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 से डेबिट और खर्चा 100 से, इधर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ सेल, इधर क्या लिखेंगे, ठीक है, डन, ठीक है। आप समझ आइए, आपको उधर क्रेडिट इन्वेंट्री को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है जिसमें आनियां डेबिट साइड पे आती, जानियां, ये चीज ना जरा याद रखना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग याद रखना, जरा ओपनिंग और क्लोजिंग जरा जहन में रखना। ये मैंने खुद जान के इंटेंशनली लिखे हुए हैं, सही है। मुझे बताएं, ये एसेट का अकाउंट है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है। और मुझे एक चीज जरा बताएं, जरा जहन पे जोर डाल लें, हमने कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री की है? दरमियान वाली चीजों की करते थे हम, इसको इतना करते थे, ये जो क्लोजिंग है ना इसको ओपनिंग बना देते थे अगली दफा, और इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ट्रायल बैलेंस में लेके जाते थे, उधर से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इसकी डबल एंट्री नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग की कभी डबल एंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग की कभी भी डबल एंट्री, हाँ इसके दरमियान में जो ड्यूरिंग द ईयर चीजें आई उसकी डबल एंट्री होती है। लिख ले अपने पास, अगर नहीं याद आ रहा तो आ जाएगा याद, ठीक है भाई, लिख लेना यार, लिख ले, सिर्फ रजिस्टर नहीं है। यकीन कर, आइंस्टाइन भी आ जाए ना, वो भी क्लासेस दे रहा हो तो वो भी लिखेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई डबल एंट्री नहीं होती। इसे हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं क्लोजिंग को, और उधर वो स्टेटमेंट ऑफ, अगर एक्सपेंस इनकम होंगे तो उधर ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर एसेट लायबिलिटी कैपिटल की बातें होंगी ड्राइंग की तो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ना मेरी बात का जवाब दीजिएगा, ये मैंने सारी वही बातें लिखी हैं जी, ये लॉस हो गया, इश्यूएंस होगी, सेल होगी, तो भाई ये किधर जाएंगी, इन्वेंट्री के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगी। कहता है इसका मतलब है इन्वेंट्री की आनियां, परचेजेस अगर हो गई तो हमने क्या करना है, इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कैश या क्रेडिटर, अगर पैसे दे दिए तो कैश लक्ष्मी कम या बैंक कम, और क्रेडिटर कहता अगर आपने फ्री सैंपल दे दिए, ड्राइंग्स होगी, लॉस हो गया, तो भाई इन्वेंट्री क्या होगी, जानिया ना, सिंपल सी बात है, जानिया, और डेबिट क्या होगा, फ्री सैंपल्स, जो भी चीज होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंस डेबिट होगा। सादा अल्फाज में याद रख लें, एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, इस वाले अकाउंट में ना, इन दिस सिस्टम ओनली परचेज लेजर इज, कहता है, अब सुनिएगा, कहता ये क्या है, ये परपेचुअल है, ये क्या है, अच्छा जी, कहता पीरियोडिक सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री का अकाउंट और ना ही कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनेगा। मुझे जरा बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल का क्यों नहीं बनेगा भाई, जब उस बेचारे को पता ही नहीं है वो क्या, अच्छा उसने बना लिया, उसने कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बना लिया, बना रहने दो, बस बना हुआ है, बस अकाउंट बना ली है, बना लें आप, लेजर बना लें, पड़ा रहे, खूबसूरती के लिए बनाया हुआ है, मुजस्समा सजा के रखें इस अकाउंट का। भाई जब आपको कॉस्ट ऑफ सेल का पता ही नहीं है तो आपने क्या करना, आपको कब पता चलेगा, एंड ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल तो ये निकली आपकी, इधर आके कॉस्ट ऑफ सेल आपकी निकल रही है, सही है। तो ड्यूरिंग द ईयर इस अकाउंट को बना के आपने क्या इसे अचार डालना है, इस अकाउंट का क्या करना है, बना लें, पड़ा रहेगा फिर इसी तरह। तो वो कहता है, सुनिएगा, कहता है जिस तरह आपने परपेचुअल में ये वाले अकाउंट बनाए, पीरियोडिक में क्या बनाना पड़ेगा, ये पीरियोडिक है, कहता परचेजेस का अकाउंट, इसमें बीडीसीडी होगा, हैं, एक्सपेंस के अकाउंट में कौन सा ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया, आपने कभी भी इसको बीडी बनाया है एक्सपेंस के अकाउंट में, ये जुर्म अजीम है, इस वजह से अल्लाह
भाई हमने एक्सपेंस के अकाउंट का क्लोजिंग कभी ब्रॉड डाउन लेके गए हैं? मैंने ना इस पे अब एक लेक्चर और लगा देना फिर इसको कि ये ओपनिंग नहीं बन, ये अगले का अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता नहीं बनता नहीं बनता। भाई हमने कब इसकी, ये सेल्स हैं, क्या है ये? सेल्स इनकम है, ये इनकम है ना। मिसाल के तौर पे सेल्स होगी जी, कैश सेल्स होगी 100 रुपीज की, कितने की? फिर थ्रू बैंक होगी 200 की। फिर डेटर, भाई ये सेल्स क्रेडिट होती जाएंगी, ये डेबिट डेबिट डेबिट। बताएं भाई टोटल कितना हो गया? 600। इधर भी 600 आ गया। अब भाई इधर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। मैं इधर निशानी लगाता था, इसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, मेरा दिल नहीं करता था इधर इस तरह लिखने का। चले मैं फिर कहता था, आपने कहना सर जी इसका मतलब इसने ट्रायल में नहीं जाना है, इसलिए मैं ये लिखता था। मैं साथ ये भी लिखता था, ये भी। मैं कभी भी इसको इस तरह अगली काउंटिंग पीरियड में इधर लेके गया था? ये किसी को पता चल गया ना, किसी को IKF को पता चल गया, उसने मुझे बुला लेना है कि ये पढ़ा रहा है। ओ भाई ये अगले काउंटिंग पीरियड में का ओपनिंग नहीं बनना। हाँ जी, मसा एफिलिएट हुए हैं। अच्छा अब भाई ये अगले अकाउंट इधर BDCD नहीं आते, तो फिर क्या आना है? हाँ, परचेजेस की इधर आनियां, चीजों की आनियां, और इधर जानियां। आनियों से मुराद चीजें आ रही हैं आपके पास, परचेजेस कर रहे हैं आप, डेबिट कैश परचेजेस है तो कैश में रेफरेंस आ जाएगा, उधार पे है तो वो इधर क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। इधर बताओ जानियां आनियां वही है, फर्क क्या है? सॉरी भाई इन्वेंटरी और परचेजेस के अकाउंट में फर्क बता दें। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग होता है जैसे बाकी एसेट्स में होता है। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, प्लांट प्रॉपर्टी का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, क्रेडिटर का लायबिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। चलो ये तो लायबिलिटी होगी ना। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, क्यों होता है भाई? वो एसेट अकाउंट है। और उसके बाद बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, होता है। अच्छा जी, अब मेरे भाइयों आनियां जानियां तो वही है, आनियां जानियों का मसला नहीं है, आनियां जानियों का कोई मसला, फ्री सैंपल चैरिटी ये वो सारी जानी है। आनियां क्या चीजें आ रही हैं साथ ना, इसके परचेज रिटर्न हो तो ये आनी जानी है इस अकाउंट में। लेकिन ना इधर पीरियोडिक के अंदर परचेज रिटर्न का अपना सेपरेट अकाउंट बनता है। परचेज रिटर्न का सेपरेट अकाउंट किस में? पीरियोडिक में, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना वो समझाना ये चाह रहा, चीजों का आना परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे और जाना एक्सेप्ट परचेज रिटर्न, ये लिखा हुआ है कि क्रेडिट साइड पे आएगा। ये सारी वही बातें हैं। इधर आनियां आएंगी इन्वेंट्री के डेबिट साइड पे, इधर किधर आएंगी? पीरियोडिक में आनियां, सॉरी दोबारा, इस परपेचुअल के अंदर आनियां आएंगी डेबिट साइड पे और पीरियोडिक में आनियां आएंगी परचेज के डेबिट साइड पे। परपेचुअल में जानियां आएंगी इन्वेंट्री के क्रेडिट साइड पे, चाहे वो कुछ भी हो। पीरियोडिक में जानियां आएंगी परचेज के क्रेडिट साइड पे, एक्सेप्ट परचेज रिटर्न का आपको पता है हम सेपरेट अकाउंट बनाते थे। ये एंट्री हो जानी है। जो इधर देखे ना सेम एंट्री है, कहता है चीजें आई, इधर इन्वेंट्री को डेबिट किया, इधर किसको किया? इधर फ्री सैंपल ड्राइंग लॉस, वही सारी चीजें। अच्छा ये जरा लिख लें, नॉर्मल लॉस होता है। अच्छा चले अभी छोड़ दें बस लॉस समझे। मैं लॉस पे ना मैंने गुफ्तगू करनी है, जरा 20-25 मिनट लगाने हैं लॉस पे। लॉसेस दो तरह के होते हैं, ये आज नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे तसल्ली बख्श काम करना है। इन्वेंट्री होती है क्रेडिट जानियों से, इधर क्या होंगी? परचेज होंगी। परचेज क्यों होती है क्रेडिट? भाई जब अकाउंट ही उसका बनना है। सुनना जरा ये बात पढ़ने, कहता है व्हेन ऑनर चीजें घर ले जाए फॉर अपने इस्तेमाल, एंट्री शुड बी मेड एट कॉस्ट रादर देन। ये तो सिंपल सी बात ही है ना। ऑनर चीजें घर ले गया, उसने कोई सेल थोड़ी किया बिजनेस ने, ऑनर को सेल तो नहीं ना की। कहता है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, ये बात याद रख लेंगे। आप MCQ भी आ सकता है 2 नंबर का। ये फर्क हो गया। कितने फर्क हो गए? कहता हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट होता, एक में नहीं होता, एक में होता। कॉस्ट ऑफ सेल परपेचुअल में रेडिली अवेलेबल होती, दूसरी में रेडिली अवेलेबल। कहता कौन सा सिस्टम ऐसा जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री आप साथ ही कर देते हैं सेल के खर्चे की एंट्री? परपेचुअल में।
कहता है जी कौन सा सिस्टम ऐसा है, बहुत अच्छे, कहता कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें क्या कहते हैं परचेजेस या परचेज रिटर्न का अकाउंट बनता और परपेचुअल में इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है। कहता कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। कहता कौन सा, सुन ले, कहता कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री परपेचुअल में नहीं होती ना। ये देखो सबसे, इसको इस तरह लिंक करो, ऐसे लिंक करो भाई, कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसके लेजर में इन्वेंट्री का जिसका लेजर बनता है इन्वेंट्री वाला परपेचुअल। अब इन्वेंट्री को जहर में लेके आओ, इन्वेंट्री है एसेट नेचर का अकाउंट, इसका ओपनिंग क्लोजिंग भी होता है। जब इसका ओपनिंग क्लोजिंग आपने इधर लिख दिया तो फिर इसकी एंट्री तो नहीं होगी ना, नहीं होगी। कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री परपेचुअल में ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री लेकिन पीरियोडिक में होती है। यार देखो ना, आपने इधर ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, तो इसकी फिर एंट्री कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी ना। और सादा बात, इसमें क्यों नहीं होती? इधर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है कहीं? इधर भाई आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखना नहीं है, इसको इज्जत दें। ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इस फॉर्मेट में आता है, इधर तो आ ही नहीं रहा, सही है, इधर आता है। इसकी एंट्री, कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री नहीं होती? क्यों भाई? देखें, इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है और वो एसेट नेचर का अकाउंट है। एसेट नेचर के अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग आता है और ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री। कौन सा सिस्टम ऐसा जिसमें डबल एंट्री होती है ओपनिंग क्लोजिंग की? अच्छा, परपेचुअल में होती है, हाँ पीरियोडिक में एक्सपेंस का अकाउंट बनता यानी परचेजेस का अकाउंट बनता, उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, हाँ उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता ना। और ये फॉर्मेट देखें जरा, ये फॉर्मेट में ओपनिंग को सारा ये आ रहा है, ठीक है, हाँ परचेजेस में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा, हाँ ठीक है, इसमें सिर्फ आनियां जानियां, हाँ इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री, हाँ ओपनिंग और क्लोजिंग की एंट्री किस में होगी? पीरियोडिक में। कहता है जी और एंट्री क्या होगी, मुझे बताएं जरा, शाबाश। इसमें तो होनी नहीं, इसमें होनी है। आपके पास एंड पे, आपके पास पीरियड एंड पे ओपनिंग स्टॉक का भी पता होगा पिछले साल से, अकाउंटिंग पीरियड से, क्लोजिंग का आपको पता चल जाएगा। अच्छा ना, सिर्फ इधर तक बात रखते हैं बस, आज ये आखिरी बात है आज की। क्लोजिंग का पता लगा लेंगे, आप स्टॉक को गिन लेंगे ना जाके, क्लोजिंग का आपको पता चल जाएगा। वैसे तो पता ही नहीं चलेगा, सिस्टम पे तो होगा ही नहीं, आप स्टॉक को गिनेंगे जाके। इस पे मैं गुफ्तगू इंशाल्लाह परसों करूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। अब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग है, अब इसकी आपने करनी है एंट्री। क्या करनी है? एक बात ना मुझे खुद बता दें, आप इंशाल्लाह खुद एंट्री बना लेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे, एंट्री आप खुद बनाएंगे। सुने जरा, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये खर्चे को क्या करता है? खर्चे को क्या करता है? एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस हो गया क्रेडिट और स्टॉक क्या हो गया? डेबिट। यानी इन्वेंट्री क्या हो गई? डेबिट। ओपनिंग स्टॉक जो है ये खर्चे को क्या करता है? ज्यादा, यानी कॉस्ट ऑफ सेल। एक्सपेंस कौन से वाला? कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बन रहा है ना इधर। ओहो, लेस कॉस्ट ऑफ सेल तो लिखा ही नहीं। ये कौन सा, ये किसका फॉर्मेट है? कॉस्ट ऑफ सेल का। कौन से वाला खर्चा? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी डेबिट और स्टॉक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सही है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या बनी? क्लोजिंग स्टॉक क्या है जी? क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? यानी एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होगी, डेबिट क्या हुआ? इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक की वजह से खर्चा क्या होता है? यानी डेबिट और इन्वेंट्री। यह एक तरीका है एंट्री को याद करने का। दूसरा तरीका पता क्या है? सुने, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है? एसेट है। इस वाले साल का एसेट है, इस वाले साल का करंट एसेट है। और एसेट का बढ़ना डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल।
ये आपके पिछले काउंटिंग पीरियड का एसेट है, इस वाले का नहीं। सही है। और मेरे भाइयों ये पिछले साल को हमने रिकॉर्ड किया होगा, इससे उल्टी एंट्री कर दें। एसेट क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये दो तरीके हैं इस एंट्री को याद करने के। हाउ टू मेमोराइज दिस एंट्री, दोनों तरीकों से मैंने लिखी है। कॉस्ट ऑफ सेल को एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर सकते हैं आप, और कॉस्ट ऑफ सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद कर सकते हैं। बाकी भाई ये मैं आपको ये पॉइंट नंबर 6 बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। कहता है परपेचुअल सूटेबल है इफ बिजनेस हैज हाई वैल्यू इन्वेंट्रीज। अगर बिजनेस की इन्वेंट्री ना, अगर क्या कहते हैं, अगर हाई वैल्यू इन्वेंट्री हो और मूवमेंट्स कभी कभी हो रही हो। कहता जब आपके पास ना बहुत कीमती साजो सामान पड़ा होगा, फिर आपको कोई ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जैसी मूवमेंट हो आपको पता चले। तो कौन सा सिस्टम है वो? और कहता अगर तो बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी फिर पॉसिबल नहीं है परपेचुअल। क्यों भाई? इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन को अपडेट इतनी आसानी से नहीं हो सकती। कहता फिर परपेचुअल कब सूटेबल है? जब थोड़ी सी ट्रांजैक्शन हो और कीमती हो, जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो। सही है, ठीक है। कहता है ये पर पीरियोडिक तब सूटेबल है जब थोड़ी छोटी छोटी अमाउंट की वैल्यू हो इन्वेंट्री की, और भाई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो। क्या हो? ठीक है भाई, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। कहता फिर इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस को तो भाई समस्या हो जाएगी ना, साथ साथ अपडेट करना बैलेंस, ये बहुत मुश्किल होगा रिकॉर्ड करना। ठीक है जी, ये बात याद रहेगी। अच्छा जी, बाकी इंशाल्लाह फिर मैं कल ही बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। ठीक है जी, चलें जी, आज का लेक्चर खत्म, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हाँ जी भाई, अल्लाह हाफिज। अभी वापस करो, 1 मिनट जरा, 1 मिनट भाई। एक चीज है हमने ना उसमें भी पढ़ी थी, क्या उसका नाम है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के चैप्टर में भी हमने एक चीज पढ़ी थी। कौन कौन सी चीजें जो हैं वो एसेट का पार्ट बननी है, कौन कौन सी चीजें एसेट का पार्ट बननी है। इधर मैंने कहीं लिखा हुआ है, ये किस टेबल में भाई? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है शायद यहाँ। हाँ, कहता है ये वही सारी चीजें हैं जो हमने प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में तकरीबन पढ़ी थी। 95% वही चीजें हैं। ये एक दफा देखाएंगे आप, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 देखाएंगे भाई। ठीक है, ठीक है जी। अब एक दफा ना मुझे एमसीक्यूज ओपन कर लेने दे, मैं आपको बता दूंगा आप कौन कौन से करने के काबिल हैं। ये पहले दोनों आप करने के काबिल हैं, ये पहले दो आप करने के काबिल हैं भाई, पहले दो करने के काबिल हैं। और 11 नंबर निशान लगाते जाए। 11 आधे आधे मिनट के भी नहीं है, पढ़ते जाना, होते जाने। अभी ले लें जाके 1 2 11 15। अच्छा 15 हाँ कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चलें बाद में 15 कर लें। 17 तो शायद कर लिया, मैंने करवाया कि नहीं? कर लें 17 भी। 16 7 नहीं, 17 नहीं करना भाई, 16 भी नहीं करना। ट्वेंटी 21 ये तो हो गया मेरा ख्याल है। हाँ जी 26 करना है आपने। ट्वेंटी 27 करना है। ये 30 31 जरा देख लीजिएगा क्या कहता है। ये ना मैंने एंड पे डिस्क्लोजर दिया हुआ, डिस्क्लोजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड वाला, वो एक दफा पढ़ लीजिएगा। मैं भी और 30 31 सॉल्व की पढ़ लीजिएगा एक दफा। ये 32 नंबर आपने सॉल्व करना है, 33 नंबर करना है, 34 नंबर भी आप कर सकते हैं, 35 नंबर भी कर सकते हैं आप, 36 नंबर भी हो सकता, 37 भी हो सकता, 38 भी हो सकता है, 39 भी, 40 भी, 41 भी, 42 भी, 43 भी, 44 45 सारे, 46 भी, 47 भी, 48 भी, 49 नहीं, 50 कर सकते हैं आप,
ये मैंने प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप बताया हुआ है ना आपको, हैं? चलें ठीक, 53 कर सकते हैं आप, 54 भी कर सकते हैं आप, 56, 7, 8, 9 ये आपको पहले ही मैंने बता दिया हुआ है, 59 भी आप कर सकते हैं, 61 भी करना है आपने। यार देखें कुछ मैंने वो परेशान हो जाना था ना अगर मैं कहता इधर से लेके इधर तक कर लेना, इसलिए फिर वो ये आपने अब करके आने। ठीक है जी, दोबारा अल्लाह हाफिज।